तो उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे जापान जाने का जो हमारा प्लान था, इनिशियली तो ये प्लान करके आया था कि जब मैं अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम उलन बतार, कैपिटल ऑफ मंगोलिया। पिछले यहाँ पे मैं 2-3 दिन से हूँ और आज हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। पाकिस्तान से लेके यहाँ तक की जो हमारी जर्नी थी वो बड़ी रफ़ एंड टफ़ और बहुत मज़े की, इंटरेस्टिंग रही। उम्मीद है कि आप लोगों को वो पसंद आई होगी। अब हमने डिसाइड करना है कि यहाँ से आगे हमारी जर्नी किस तरह की रहेगी। उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ रही हैं, इतना ईजी नहीं है ड्यू टू यूक्रेन वॉर और कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं। तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उन सब चीज़ों को आगे उस तरह से प्लान करना या उस तरह से एग्जीक्यूट करना जिस तरह से मैं प्लान करके इनिशियली पाकिस्तान से निकला था। तो आज हमने एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा और यहाँ से आगे हम कौन सा रूट लेके जा रहे हैं। तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो सारे इश्यूज़ बताऊं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लोगों को लगता है कि जब आप बाइक पे बैठते हैं, आपके पास पासपोर्ट है, वीज़ाज़ हैं और इतना इजी है, आप जो है ना एक बॉर्डर से दूसरा बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। ऐसे ही होता है नॉर्मली, लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे इतना इजी नहीं होता और ये वाला जो एरिया है इट इज़ वन ऑफ दोज रीजन्स। तो एनीवे आज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में थोड़ा सा बता सकूँ। वीज़ा अप्लाई करेंगे, बाइक की सर्विस करवाएंगे क्योंकि बाइक के काफ़ी काम होने वाले हैं। होपफुली कि जब हम यहाँ से निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए तो हमारी रंगीली भी बिल्कुल फ़िट होगी। तो अभी मैंने यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया है, बस वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने रास्ते से पिक करने हैं और एम्बेसी जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। आज जी फुल भाई नर्वस है क्योंकि ये वाला वीज़ा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर हमारे मसले बढ़ सकते हैं। चलें, अभी मैंने जाना है जी आदिल भाई के ऑफ़िस, उनसे हम डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट्स वगैरह लेने हैं। कल मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे तो इजी हो गया, अदरवाइज़ सुबह सुबह यहाँ पे ढूंढना था कि कहाँ से हम प्रिंट निकलवा सकते हैं। मौसम आप देखें अभी तो बड़ा मज़े का है, सर्दी है, लेकिन हो सकता है कि किसी भी टाइम यहाँ पे मौसम पलटी मार जाए। जैसे पिछले हमारे दिन गुज़रे हैं, सुबह सुबह अक्सर हम बड़े मज़े के मौसम में राइड स्टार्ट करते थे और बाद में चेंज हो जाता था। सुना है मैंने कि यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है तो इसलिए काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। और इधर एक और रूल है कि वीक में एक दिन आप अपनी गाड़ी नहीं निकाल सकते बाहर। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं गाड़ी की तो उस दिन आप बता देते हैं कि भाई वीक में मैं मंडे से लेके फ्राइडे तक कौन सा ऐसा दिन है जब मैं अपनी गाड़ी बाहर नहीं निकालूंगा। अगर आपने ऑफ़िस जाना है, ऑफ़िस ज़रा दूर है, फिर आप कोलीग्स वगैरह के साथ शेयर कर लेते हो राइड। या दूसरी ऑप्शन ये होती है जो मोस्टली लोग करते हैं, जो कि इनके पास मतलब मियाँ बीवी हैं, उनके पास 2 गाड़ियाँ हैं, तो वो अपने दिन ज़रा जो है वो उस तरह से रखते हैं कि एक दूसरे को साथ लेके ऑफ़िस चले गए, या 2 गाड़ियाँ हैं तो दूसरी गाड़ी पे चले गए। क्योंकि ये बड़ी कंजस्टेड सिटी है गाड़ियों के हिसाब से। आप देखें ना, ट्रैफिक हर टाइम जाम होता है यहाँ पे।
चलें जी, ये हम आ गए हैं इनके सेंटर में। सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और सामने यहाँ का प्लाज़ा, मुझे अब इसका नाम भूल गया, लेकिन मैं आपको बाद में यहाँ पे एक राउंड लगवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हैं? ठंड है जी, ठंड होगी है। नहीं नहीं, मैंने आपको तस्वीर भेजी थी इसी वजह से। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मैं बाइक सोच रहा हूँ यहीं पे खड़ा कर दूँ, मैं उनको बताना नहीं चाहता मैं बाइक पे आया हूँ। हाँ, तो ये हेलमेट, जैकेट, ये एक छोटा बैग आपको देता हूँ, ऊपर ले जाइएगा, ठीक है? मैं गया था जी अभी चाइना का वीज़ा अप्लाई करने के लिए यहाँ पे चाइनीज़ कॉन्सुलेट में। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अबरार भी आपका तो चाइना जाने का प्लान नहीं था, तो ये अचानक से चाइना का वीज़ा कैसे अप्लाई करने चले गए हैं? तो उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे जापान जाने का जो हमारा प्लान था, इनिशियली तो ये प्लान करके आया था कि जब मैं उलानबातर पहुँचूँगा तो यहाँ से मैं रशिया जाऊँगा और साइबेरिया से होते हुए यहाँ की रशिया की लास्ट सिटी जो इस साइड पे आती है व्लादिवोस्टॉक, वहाँ से मुझे फेरी मिलेगी, वो मुझे साउथ कोरिया और जापान ले जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट या आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया है इस रूट को फॉलो करना। और इसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि साउथ कोरिया और जापान में एक रूल है कि कोई भी फॉरेन नंबर प्लेट की गाड़ी या बाइक अगर आप लेके आ रहे हैं और वहाँ पे आप उसको राइड या ड्राइव करना चाहते हैं, तो वो कंट्री जिसमें वो बाइक या गाड़ी रजिस्टर्ड है, वो जिनेवा कन्वेंशन फॉर ट्रैफिक की मेंबर होनी चाहिए। मोस्टली कंट्रीज़ इस कन्वेंशन की मेंबर हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इस कन्वेंशन की मेंबर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जर्मनी उसका मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है? आई एम नॉट श्योर क्या फ़ायदा उनको मिल रहा है, क्योंकि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ और इवन के जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनकी कंट्रीज़ मेंबर हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम है कि किसी जर्मन रजिस्टर्ड बाइक पे, या जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ किसी कंट्री में मेरे साथ ये इशू आ रहा है। अब इस चीज़ का मुझे पहले ही पता था, जब मैं घर से निकला था तब भी मुझे पता था कि जर्मनी जिनेवा कन्वेंशन फॉर ट्रैफिक का मेंबर नहीं है। लेकिन जापान में एक रूल है कि आप जब जापान अपनी बाइक लेके आते हैं फेरी के थ्रू, तो आप वहाँ पे 1 साल के लिए टेम्पोरेरी रजिस्टर्ड करवा के जापान की अपनी नंबर प्लेट आपको मिल जाती है। वो आप यूज़ करके जापान में 1 साल ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जब मैं जापान पहुँचूँगा तो वहाँ से टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन करवा के मैं जापान घूमूंगा और उसके बाद साउथ कोरिया घूम के मैं वापस जब जापान जाऊँगा तो वहाँ पे मैं अपनी टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा के किसी और मुल्क में अपनी बाइक शिप करवा लूँगा। लेकिन अब मसला ये है कि जब से यूक्रेन वॉर हुई है, जापान और रशिया के रिलेशंस ख़राब हो गए हैं। रशिया से मैं ख़ुद तो फेरी लेके जा सकता हूँ, लेकिन बाइक नहीं जा सकती, क्योंकि जापान अब डायरेक्टली वहाँ से कुछ चीज़ इंपोर्ट पे उन्होंने कुछ सैंक्शंस लगाई हुई हैं। तो ऑप्शन एक ये थी कि जो मोस्टली आजकल ट्रैवलर कर रहे हैं, क्योंकि रशिया से डायरेक्ट वहाँ पे कुछ नहीं जा रहा,
उसको ये करते हैं कि आप किसी थर्ड कंट्री में ले जाएं और वहाँ से फिर आप लेके आ जाएं जापान। तो मोस्टली ट्रैवलर ये करें कि वो साउथ कोरिया चले जाते हैं, साउथ कोरिया घूम शूम के और उसके बाद दोबारा बाइक फेरी पे रखी या गाड़ी रखी और चले गए जापान। लेकिन साउथ कोरिया में कोई ऐसा रूल नहीं है जिस बेस पे मैं अपनी बाइक वहाँ पे टेम्प्रेरी रजिस्टर्ड करवा सकूँ। मैंने बड़े एजेंट से बात करने की कोशिश की है, पैसे भी जितने खर्चा था मैंने कहा कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं इस रूट को फॉलो करते हुए साउथ कोरिया और जापान अपनी बाइक लेके नहीं जा सकता। पहले लोग जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है सिचुएशंस टाइम के साथ साथ चेंज होती हैं, तो वॉर की वजह से ये रूट जर्मन रजिस्टर्ड बाइक्स या गाड़ियों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, डायरेक्ट जापान पहुंचना या साउथ कोरिया। तो मैंने इस चीज़ पे बड़ा सोचा है कि अब मेरे पास क्या ऑप्शंस बचती हैं। तो यहाँ से मंगोलिया से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो यही है कि मैं चाइना क्रॉस करके साउथ ईस्ट एशिया की किसी कंट्री चला जाऊँ। तो उसमें लाओस है या थाईलैंड है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ लाओस के लिए, लेकिन वो सारी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगा जब हमारे पास वीज़ा होगा, उसकी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगा, क्योंकि जापान आइलैंड है, वहाँ पे रोड तो है नहीं, किसी कंट्री से आप डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तो फेरी के थ्रू ही जाना है आपने या शिपिंग कंपनी के थ्रू। तो जब आप साउथ ईस्ट एशिया पहुँचेंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगी जापान जाने के लिए। और अब जब मैं चाइना का वीज़ा अप्लाई करने गया हूँ, मेरे पास एक्चुअली 2 जर्मन पासपोर्ट हैं, दोनों सेम हैं, क्योंकि जर्मनी में अलाउ है कि आप 2 पासपोर्ट रख सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रैवल। खुदा न खास्ता अगर कोई मसला आता है, तो अगर आपका एक पासपोर्ट गुम हो जाता है तो आपके पास बैकअप होता है, दूसरा पासपोर्ट होता है, आप उसके थ्रू जो है वो ट्रैवल कर लेते हैं। अब जिस पासपोर्ट पे मैंने पाकिस्तान से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया है, उसके ऊपर अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगा हुआ है और सारे बॉर्डर क्रॉसिंग मैंने उसी पासपोर्ट पे की हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस पासपोर्ट पे मैं चाइना का वीज़ा अप्लाई ना करूँ, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान, तुर्की और अफ़गानिस्तान, इन 3 कंट्री या उसके अलावा और भी कंट्रीज़ होंगी, अगर उनके आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ाज़ या स्टैंप्स लगी हैं तो बड़ी प्रॉब्लम करता है। स्पेशली अफ़गानिस्तान का अगर वीज़ा लगा है तो वीज़ा से इनकार नहीं करते, आपका पासपोर्ट भेज देते हैं बीजिंग, उसमें 1 से 3 महीने आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस में लग जाता है, और वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पे बैठ के उनको पासपोर्ट दे के वेट करना। मुझे जितना जल्दी हो सके अब यहाँ से आगे जाना है। तो मैं जब मंगोलिया इंटर हुआ था तो मैंने उनको अपना दूसरा पासपोर्ट दिया था जिसके ऊपर कोई वीज़ा वगैरह नहीं लगा हुआ था, लेकिन मंगोलिया की बॉर्डर एजेंसी ने मुझे कहा कि आप उसी पासपोर्ट पे इंटर होंगे जिस पासपोर्ट से आपने रशिया एग्ज़िट किया है। फिर मुझे वो देना पड़ा। अब जब मैं उनके पास गया हूँ चाइनीज़ एम्बेसी ने, तो उन्होंने भी यही कहा कि आपने वीज़ा उसी पासपोर्ट पे अप्लाई करना है जिस पासपोर्ट पे आप मंगोलिया इंटर हुए हैं। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन बचती, या तो मैं अप्लाई कर दूं अल्लाह का नाम लेके, क्या पता 3 दिनों में मुझे वीज़ा मिल जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से फ़्लाई आउट करके किसी कंट्री जाता हूँ, वापस आता हूँ फ़्लाई इन करके, और फिर मैं अप्लाई करूँ दूसरे पासपोर्ट पे जिस पे मैं इंटर होऊंगा। पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए, और या फिर मैं वापस जर्मनी चला जाऊँ, वहाँ से जाके अप्लाई करूँ। तो प्रोसेस हर चीज़ का ज़रा मुश्किल होता जा रहा है। थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो गई है, नॉर्मली मैं इतनी बातें कैमरे के सामने नहीं करता, लेकिन ये चीज़ें मैं बताना चाहता था क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रैवल ये हर्डल्स स्पेशली इस रीजन में काफ़ी हैं। आगे आगे जैसे हम और ट्रैवल करके जाएंगे और चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी आराम से हम चाय कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, और फिर देखते हैं कि अभी मैं नेक्स्ट क्या करने लगा हूँ। क्या मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, किसी और जगह जाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। अभी बस कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद बाइक को किसी मैकेनिक के पास लेके जाना है, उसका भी चेक करवाते हैं और देखते हैं कि हम क्या इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप करेंगे। मैंने सर्च तो की है, BMW की मुझे कोई यहाँ पे वर्कशॉप नज़र नहीं आई। कुछ मैकेनिक्स ज़रूर नज़र आए हैं, और KTM की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना KTM वालों के पास ही चलते हैं, देखते हैं। अभी तक इस टूर में जिन शहरों में मैंने कम टाइम गुजारने का प्लान बनाया था, वहीं पे सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, वहीं पे ज़्यादा टाइम भी रुकना पड़ रहा है।
और याद है अलमाती में मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे 10 दिन गुजारने पड़ेंगे रशिया वीज़े के लिए, वहाँ रुक गए। फिर अब यहाँ पे है तो देखते हैं इधर कितने दिन लगते हैं। चाइना के वैसे बड़े मसले मसाइल हैं, बंदा इंडिपेंडेंट ट्रैवल नहीं कर सकता, आपको एक टूर गाइड चाहिए होगा और वो भी काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन एट लीस्ट ये है कि हम इस टूर में अगर चले जाते हैं चाइना के थ्रू तो हम कुछ ना कुछ नया देखेंगे। एक ही टूर के अंदर आप देखें ना, सेंट्रल एशिया, रशिया, मंगोलिया, चाइना, जापान, क्या ट्रैवल है ये। आप कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग रीजन है फॉर एडवेंचर ट्रैवल। और अगर आप कल्चर हिस्ट्री की बात करें तो अब देखते हैं यहाँ पे कोई इंग्लिश बोलने वाला हमें मिल जाए। आज हमारा ऑलमोस्ट सारा दिन ही यहाँ पे लग गया है। शाम हो गई है, वर्कशॉप इनकी बंद होने वाली है, लेकिन काफ़ी हद तक हमारी बाइक के जो काम थे वो इन्होंने कर दिए हैं। तो मैं थोड़ी सी आपको समरी बता देता हूँ। हम आए थे यहाँ पे क्लच प्लेट्स चेंज करने के लिए, तो उसने क्लच प्लेट्स वगैरह ओपन की। उसने कहा कि प्लेट्स में कोई इशू नहीं है, एक दो जगह पे छोटे छोटे इश्यूज थे, वो उसने कहा कि मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो पुरानी प्लेट्स बिल्कुल ठीक हैं, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इसके फ्रंट टायर, उसकी कंडीशन अब चेंज होने वाला था, तो वो मैंने चेंज करवाया है। इंजन ऑयल चेंज करवाया है और इसके अलावा इसका कूलेंट चेंज करवाया है। फिर उसने, क्योंकि बाइक के अंदर कुछ एरर्स वगैरह आ रही थी, स्पेशली इसके गियर शिफ्टर की एरर थी, साइड स्टैंड के सेंसर की एरर थी। गियर शिफ्टर का वो कह रहा है कि सेंसर ख़राब हो गया, तो वो सेंसर हमें चाहिए। साइड स्टैंड का भी सेंसर हमारे पास नहीं है। और एयर फ़िल्टर, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम अलगी में चेंज किया था वो नया एयर फ़िल्टर नहीं था, पुराना पड़ा, तो उसकी को मैंने साफ़ करके डाल दिया। तो अभी हमें नया एयर फ़िल्टर भी चाहिए, यहाँ पे तो वो हमें मिलेगा नहीं है। लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ हो गया है। अभी मैं यहाँ पे हो सकता है कुछ ज़्यादा दिन अगर मैं स्टे करूँ वीज़े की वजह से, तो मैं बाकी का सामान मंगवा के हम रंगीली को यहाँ पे सेट करवा लेंगे। तो आज मैंने यहाँ पे किए हैं तकरीबन कोई $270 के आसपास, जिसमें से $150 तो सीधा सीधा फ्रंट टायर का चला गया। उसके अलावा कुछ $40 का हमें 2 लीटर ऑयल मिला, इंजन ऑयल। कूलेंट के शायद उसने $4 या $5 लिए होंगे, दैट्स इट। और हो सकता है कि सर्विस के जो बाकी बनते हैं वो आप अंदाज़ा लगा लें कि $50 या $60 उन्होंने लिए होंगे। बंदा अच्छा था। बाकी हम देखते हैं कि हमारी बाइक किस तरह परफॉर्म करती है। 2-4 दिन में यहाँ पे शहर में इसको चलाऊँगा और कोशिश करते हैं जो बाकी की चीज़ें हमारी रहती हैं वो हम इंडिया से या यूरोप से कहीं ना कहीं से मंगवा लें। तो अभी निकलते हैं यार, बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह का थोड़ा सा नाश्ता ही किया हुआ था। इधर पास में एक टर्किश रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चलते हैं। बंदे लग तो अच्छे रहे थे मैकेनिक, अब देखते हैं। नॉर्मली ये होता है कि अक्सर जब दोबारा में मैकेनिक हो, तेरी खैर हो जाए। पीछे क्या था, पैर के नीचे चीज़ आई है। ओए होए होए, हम तो सही रश वाले टाइम पे आ गए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जब अब यहाँ से हम लोग निकले ना, तो अगले 7-8 हज़ार किलोमीटर हमारी बाइक बिल्कुल सेट चलनी चाहिए। जितने भी इश्यूज़ हैं वो यहाँ से रिज़ॉल्व करवा के निकलें। तो देखते हैं इंशाल्लाह। बस ये सामान आ जाएगा ना, तो
तो सेट हो जाएगी बाइक। ये सारी एरर्स जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये गियर शिफ्टर का सेंसर ख़राब हुआ उसकी वजह से आ रही हैं। तो बंदे को हमें फजूल में नर्वसनेस होती रहती है कि भाईजान बाइक को कुछ हो गया है। पहले गंदे फ्यूल की वजह से थी, और रास्ते में किसी जगह गियर शिफ्टर भी ख़राब हो गया उसका सेंसर। बाकी बस चलती रहे, हम खुश हैं इससे। मुझे लगता है ये आगे है, लेकिन हम बाइक को इधर ही पार्क कर देते हैं। ये आगे कर देता हूँ सामने रेस्टोरेंट के। टर्किश रेस्टोरेंट के पास तो कोई भी नहीं है, लेकिन इस साइड पे खड़ी कर देता हूँ। खाना आ गया जी हमारा, और आज हमारे पास है खाने में मिक्स प्लेट, और उसके साथ साथ है हमारे पास यहाँ पे आयरान। मैंने कहा आप टर्किश रेस्टोरेंट आए हैं तो एटलीस्ट आ रहे हैं तो एंजॉय करें। बड़ा अरसा हो गया हमें लस्सी पिए हुए, टर्किश लस्सी। अभी जी अपना खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है, और उसके बाद फिर वापस जाएंगे अपने अपार्टमेंट की तरफ। उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। बस वहाँ में याद रखिएगा, होपफुली जितना जल्दी हो सके ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। जितने भी मसले मसाइल छोटे छोटे बाइक के साथ हैं, वीज़ाज़ हैं, रूट फाइनल करना है, तो कोशिश किए कि ये सारी इश्यूज़ जो भी मुझे यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि अक्सर इन चीज़ों का एज अ व्यूअर आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैं ऐसी पहले इग्नोर कर देता था, लेकिन जब इतने ज़्यादा लोगों के कमेंट्स और अक्सर मैसेजेस आते हैं पूछने के लिए, तो तब मुझे आइडिया होता है कि ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, व्यूअर के लिए जानना ज़रूरी है। तो इसके आई थिंक हमने पे किए हैं शायद $8 या $9। कभी अपना खाना खाते हैं, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।